hollow sphere. स्टार्ट कर दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर, इसका मैं सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का वैल्यू लिख देता हूं। ज्यादा जरूरी है कि आप हॉलो स्फीयर का जाने और सॉलिड स्फीयर का निकालें। हॉलो स्फीयर का आप लोग घर से करके लेके आइएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप करिएगा, है ना। कुछ और भी दिया था, उसको किए आप लोग? हो गया? कितने लोग से हो गया वो? काफी लोग किए। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, यदि रेडियस कितना हो r, मास m, थिन हॉलो स्फीयर। मेंशन ना हो तो थिन हॉलो स्फीयर, और मेंशन ना हो तो वो एक्सिस कौन सा है? उसका अपना एक्सिस जो सेंटर से पास करे ना। वैसे केसेस बहुत सारे बनते हैं, थिन हॉलो स्फीयर, थिक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सिस कोई और सा, है ना। बहुत सारा लग रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो आपको ये फिर जानना होगा कि कौन सा वाला ये है। यदि मैं इसको कहूं कि ये आई उस एक्सिस के अबाउट है जो दिखाया हूं, तो आई बराबर होता है 2/3 mr², है ना। और कैसे, थोड़ा सा आइडिया के लिए ना, क्रॉस चेक के नाम पे, mr² से कम होना चाहिए ना। क्यों mr² से कम होना चाहिए? क्योंकि सारा मास r दूरी पे तो है नहीं। यदि सारा मास r दूरी पे, हमें सब मास r दूरी पर होता तो कितना होता? mr² होता। तो आपको क्या लगता है, इस एक्सिस से सारा मास r दूरी पे है? कौन सा वाला मास केवल r दूरी पे है? मान लीजिए ये एक्सिस है, तो यही वाला ना, आगे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ऐसे, फिर ये वाला नीचे कम है, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या बोल? तो पास में भी देखिए, पास में देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कौन से डीएम मास का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और सबसे कम किसका है? इसका 0 है, m इंटू r²। तो किस तरीके से ये वैल्यू 1 से कम है, ये समझ में आया, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता चला ना। करना क्या होगा, मैं हेल्प कर देता हूं, आप लोग घर से फिर से करिएगा, असाइनमेंट है, मान के चलिए आप। सो करना क्या है, एक तो इसको ऐसे काट सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। किसी हॉलो स्फीयर को ऐसे काट दिया जाए तो क्या बनेगा, और सॉलिड स्फीयर को काट दिया जाए तो डिस्क बनेगा। तो आपको पता चली गया कि सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करना है और इसके लिए क्या करना है ना। तो एक रिंग लीजिएगा और इसको इंटीग्रेट करिएगा। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मौका दे रहा हूं। जब आप ये पढ़ते हैं, इसको अप्रोच करते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, तो साइंस सीखते हैं। और साइंस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, आप आईटी निकालते हैं। तो साइंस सीखिए, तो आईटी वाला दिमाग में मत रखिए। ये वाला करिए, आप लोग मेहनत करिएगा, ये वाला नहीं कर रहा हूं। और एक और चीज बता दूं कि भले ही ये घर पे करिएगा, लेकिन यदि मैं आईटी वाली बात करूं तो आईटी के लिए जरूरत नहीं है। आईटी के लिए जरूरत है कि आप इसको जाने, पर यदि सॉलिड स्फीयर का यदि नहीं करते हैं तो आईटी वाला भी गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वेरिएशन दिया जाएगा तो आपके कोर्स में इसका थीटा पे वेरिएशन मुश्किल है, मतलब नहीं, किताबों में नहीं दिया है। किताबों हो सकता है दिया भी हो तो कहेंगे ओरिएंटेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सॉलिड स्फीयर का जरूरी है। तो घर पे करिएगा ये, पर सॉलिड स्फीयर का करेंगे तो
कैसे करना है समझ में आ गया? एक तो थीटा पे डी थीटा भी लेके रिंग बनाया जा सकता है, और एक वाई पे डी वाई थिकनेस का रिंग बनाया जा सकता है। दोनों ही केस में आपको थोड़ा अच्छा सोचना पड़ेगा और आसान नहीं होगा आपके लिए। अब ये देखना है कि आप कितना तक लिख पाते हैं, सही सही लिख पाते हैं। सही लिखेंगे तभी सही आएगा भी। कई बार ऐसा होता है कि लिखते तो सही हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने से भी गड़बड़ हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन तो सही करते हैं पर लिखते ही गलत हैं। मतलब ये देखिए कैसे किस तरह का गलत गलत हो सकता है। सही तब होगा जब सही लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म सही लिखेंगे और सही करेंगे कैलकुलेशन, तो सही आ जाएगा। और सही सही कब माना जाएगा? जब इतना है, इतना आएगा तो माना जाएगा सही। तो अब ये देखना है कि आपके पास रिजल्ट तो है ही। तो नॉन यूनिफॉर्म हॉलो थिन स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्म के लिए अपने एक्सिस के अबाउट ये है। ये ऐसे नहीं ध्यान रखना है। कोई कहे कि हॉलो स्फीयर का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आपको क्या करना होगा, बताइए मास कितना है, तो कहेंगे m है। आप कहेंगे रेडियस बताइए, तो कहेंगे r है। आपको पूछना होगा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो बताएंगे यूनिफॉर्म है। थिन है कि थिक है, तो कहेंगे थिन है। और कहेंगे किसके अबाउट बताएं, तो कहेंगे अपने एक्सिस के। तब क्या बताएंगे आप? 2/3 m²। इसमें से एक भी गड़बड़ाया, यदि अलग हुआ, चाहे एक्सिस कोई और हो, टेंजेंट हो तो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो नहीं होगा। थिक है तो, मास m नहीं है तो, रेडियस r नहीं है तो। क्लियर हो रहा है? तो हालांकि मैं इसको प्रूव तो नहीं कि आपको करना है घर पे और मेहनत करना है। तो लिख लीजिए सॉलिड स्फीयर करेंगे, सॉलिड स्फीयर का करेंगे अभी, जो जरूरत भी है आईटी के लिए एटलीस्ट। और ये कोफिशिएंट याद रखिए ना, ये वाला रिंग का कितना होता है अपने एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म? m²। डिस्क का m²/2। हॉलो स्फीयर का 2/3 m²। और सॉलिड स्फीयर का 2/5 आने वाला है, याद रखने के लिए। लिख लिए, ये देखिए यूनिफॉर्म नहीं लिख रहा हूं ना मैं मान के चल रहा हूं कि अंडरस्टूड है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बताया हूं कि यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी आपको यही मानना है। सॉलिड ये और कम है 2/5 m²। हॉलो स्फीयर, यदि हॉलो स्फीयर दोनों का, हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का मास सेम हो, यूनिफॉर्म हो और रेडियस r हो, तो अपने एक्सिस के अबाउट किसका ज्यादा होता है, सॉलिड का कि हॉलो का? क्यों हॉलो का ज्यादा होता है? उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि ज्यादा मास दूर होता है और इसमें ज्यादा मास पास होता है। इसमें ज्यादा भरा हुआ है पास में, और मास क्योंकि बराबर ही होना है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि सेम मास सेम रेडियस और यूनिफॉर्म चीज हो, तो सॉलिड स्फीयर को घुमा पाना आसान है कि हॉलो को? हाँ, सॉलिड को घुमा पाना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो इनर्शिया का रोल वहां मास प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल यहाँ पे रोटेशनल के लिए क्या रोल प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्यादा या कम?
more moment of inertia, more ability to maintain state of rest or motion. Which motion? Rotational. ना, तो यदि रुका है तो जल्दी घूमेगा नहीं, यदि घूम रहा है तो जल्दी, कौन सा वाला? हॉलो स्फीयर। रिलेटिवली, किसके रिलेटिवली? सॉलिड स्फीयर के। यदि क्या हो तो मास सेम हो, रेडियस सेम हो, अपने एक्सिस के अबाउट। क्लियर हो रहा है? अब आपके पास ये वाला आसान है, ये वाला। अच्छा, ये वाला क्यों आसान है पता है? देखने में तो लग रहा है कि सर हॉलो वाला तो ज्यादा आसान होना चाहिए था, सॉलिड वाला तो और थोड़ा कठिन हो गया। लेकिन क्यों आसान है पता है? क्योंकि हॉलो वाला जान गए तो वही यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको कई तरीके से हॉलो वाला यूज होगा, तो कठिन वाला यूज होगा तो ये आसान हो जाता है। यदि अच्छा सॉलिड वाला कठिन होता खुद में, यदि क्या होता तो, यदि हॉलो वाला नहीं जान रहे होते तो तब क्या करना पड़ता? आपको हॉलो वाला निकालना पड़ता, फिर ये करना होता। क्या कोई जरूरी है कि हॉलो वाला जान के ही निकाल पाए? काट देंगे तो क्या हो जाएगा? तो पर डिस्क वाला जानना होगा तब। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि दो इंटीग्रेशन तो मस्ट है, लग नहीं रहा आपको? इमेजिन करिए कि आपको डिस्क भी नहीं आता, आपको हॉलो भी नहीं आता, तो आप करके जरा दिखा दीजिए। तो आपको कुछ भी करेंगे, आपको एक डिस्क मान के उसको चलाने के बजाय उसे फिक्स मान के पहले डिस्क निकालना पड़ेगा, फिर चलाना होगा डिस्क को। या फिर एक हॉलो स्फीयर जनरल मान के अब वो निकाल के उसको चला के, नहीं क्या करेंगे, अब फिर उसको चलाना होगा। क्लियर हो रहा है क्या मैं बता रहा हूं? तो कठिन तो यही है। क्यों आसान कर दिया इसको? क्योंकि हॉलो वाला जान गए इसलिए आसान है। तो चलिए करिए, हॉलो वाला करके करिए, हॉलो वाला ज्यादा आसान करिए। मतलब हॉलो वाला लेके ज्यादा आसान है, और डिस्क वाला लेके थोड़ा कठिन है, डिस्क वाला। तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, तो आप हॉलो वाला लेके करिए। पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या सोच के करना है, कैसे। आपके पास 2 मिनट टाइम है। और तुम लोग ऐसा सीखो कि पूरी साइंस सीख लो ना इन्हीं छोटी छोटी बातों से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख लो इन्हीं से। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख लो? यदि आप हॉलो लेना सीख गए, आर पे डी आर लेना सीख गए, तो चार्ज में कुछ नया थोड़ी करोगे, यही करोगे। ये देखना है कि यदि आप सीख गए तो फिर बहुत कुछ सीख रहे होंगे आप। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार, हमको लग रहा है कि इस तरह की बात तो सेंटर ऑफ मास में आई होगी। हाँ, दो काम हमेशा करना है। एक तो चीजों को समझते हुए, सही लिखते हुए और जल्दी करते हुए रिजल्ट तक पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जेई मेन का जिस तरह का पेपर आ गया था, मैथ्स का बहुत लंबा लंबा, तो स्पीड जिनका अच्छा था वो अच्छा कर लिए, आता सब कुछ था, कठिन तो था ही नहीं। लेकिन बहुत कम मैथ्स में आता है, पूरे इंडिया में सबका मैथ्स में बहुत कम आ रहा है। केमिस्ट्री में थोड़ा इधर उधर कर दिया। अब फिजिक्स में तो आपको बता ही चुका हूं कि अनबैलेंस था। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडवांस 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 होता है। एडवांस से सब ज्यादा अच्छा करेंगे। एडवांस से जो वही अच्छा करेगा जो जो चीजों को ज्यादा डीपली समझता होगा। कर लिए?
चलिए मैं करता हूं, देखिए इधर देखिए, 2 मिनट हो गया। इसका मतलब समझिए कि इसका क्या मतलब होता है। आपको पता है कि हम क्यों इसको ले रहे हैं? देखता हूँ कितने लोग बता दे इसको क्या, क्यों ऐसे लेते हैं यार ऐसे? इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत होती है? इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्यों जरूरत है? कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो बहुत सारी जगह कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है, ब्लॉक होता है, कहां करते हैं इंटीग्रेशन? थोड़ा थोड़ा फिर से रिपीट करूंगा, आप लोग बता रहे हैं लेकिन वही थोड़ा इधर उधर करके देखिए। इसलिए बात हो रही है इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, तो पहले ये आपको जानना होगा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, छोटा सा मास मतलब मास इंटू डिस्टेंस आर का स्क्वायर ना। और यदि डिस्क्रीट होता तो सम कर देते, कॉन्टिन्यूस होता तो इंटीग्रेट कर देते। ये बोलना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसका फार्मूला है पॉइंट मास इंटू आर स्क्वायर। पॉइंट मास इंटू आर स्क्वायर उसका फार्मूला है। और क्योंकि वो अब डायरेक्ट लग नहीं सकता, यदि अलग अलग पॉइंट मास होता तो वो लगाते, और कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो फिर इंटीग्रेशन होगा। चलिए पता चल गया इंटीग्रेशन होगा। अब क्या करें यार, क्यों ऐसा लिए हैं बताइए? इसलिए ऐसा लिए हैं, पॉइंट मास क्यों नहीं लिए हैं? छोटा सा पॉइंट मास ले लेते यार। पॉइंट मास फिर एक नया नया पार्ट आ गया कि कैसे पता चला कि हॉलो स्फीयर लें कि डिस्क लें कि पॉइंट मास लें, जैसे छोटा सा लेते हैं। आखिर क्या करें, पता तो चल नहीं रहा है भाई। आपके कईयों के दिमाग में आया पॉइंट मास ले लेते हैं, यहाँ यहाँ पे पॉइंट मास ले लेते हैं, तो दिक्कत किस बात की हो जाएगी? आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा कि क्या करें, बल्कि आपको ये सोचना होगा कि वैसा सिमेट्रिकल ऐसी चीज लें जिससे आप आसानी से कर सके, चलाएं तो हो जाए। पता पॉइंट मास को पॉइंट मास ले लिए ना, ऐसे ऐसे चलाना होगा, ऐसे ऐसे चलाना होगा, कोई बड़ा नाटक से चलाना होगा, तभी ना पूरा कवर होगा, नहीं तो होगा कैसे? अब जो अब लिए हैं उसको कैसे चलाना होगा? ऐसे ऐसे चलाना होगा। कितने रेडियस से? लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर लगा देंगे तो हो जाएगा। या फिर डिस्क के ऊपर डिस्क, कितने रेडियस का डिस्क? 0, और धीरे धीरे बढ़ाता हुआ डिस्क, बढ़ाता हुआ डिस्क, बढ़ाता हुआ डिस्क, फिर घटाता हुआ डिस्क। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है। लेकिन दिक्कत किस बात की है? डिस्क वाले में डिस्क का यूज करेंगे और वो भी इंटीग्रेशन से आएगा, और हॉलो स्फीयर वाला फिर से इंटीग्रेशन से आएगा। अब क्योंकि जानते हैं तो यूज करने जा रहे हैं, नहीं तो क्या करना पड़ता? उसको निकालना होता फिर यूज करना होता। तो रीजन मैं हॉलो स्फीयर का बताया कि मैं क्यों लिया हूं, समझ में आ गया? इसलिए लिया हूं क्योंकि मैं हॉलो स्फीयर को जानता हूं। यदि नहीं जानता तो निकालना पड़ता, या फिर ये नहीं लेते तो हाँ कुछ और भी ले सकते थे, डिस्क भी ले सकते थे। और फिर डिस्क लेता तो क्यों लेता डिस्क? क्योंकि जानते हैं। नहीं जानते तो फिर उसका भी निकालना पड़ता और यूज करना पड़ता। कुछ और भी ले सकते थे, नहीं ऐसे ऐसे डिस्क। हाँ थोड़ा और लंबा जाता है। ऐसे लेने में क्या दिक्कत है मालूम है? वो वाला लॉ फार्मूला यूज करना पड़ता जो हम लोग अभी पढ़े ही नहीं। कौन सा वाला फार्मूला? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पढ़े ही नहीं तो अभी लगा ही नहीं पाएंगे। तो इमेजिन कर देखिए कि कितना कितना अजीब सा हुआ। हॉलो स्फीयर लेना अभी हम लोग के रीच तक है, डिस्क लेना ऐसे रीच तक है, लेकिन ऐसे डिस्क लेना हमारी रीच तक अभी नहीं है। आप नहीं कर पाएंगे अभी। मान के चलते हैं कि पैरेलल आपको नहीं आता है, तो आप ऐसे ऐसे कर देंगे तो नहीं होगा आपसे।
क्यों नहीं होता है? आपको डिस्क मिलेगा यहां पर, आपको डिस्क मिलेगा यहां पर, और लिखना इसके अबाउट है, तो ये पढ़े हो, यहां डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट पढ़ाया हूं, तो नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। तो ये है, तो मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आप साइंस सीखे और जगह यूज करें, कहीं और वेरिएशन हो तो उसको आप समझ पाए, उसको आप सोच पाए, आप शुरू कर सके, कैलकुलेट करके अंत तक पहुंच सके। इसलिए मैं सारा पार्ट उसका डिस्कस कर रहा था, बाकी तो करते ही हैं। सो ये देखिए, आई द समेशन ऑफ डी आई हॉलो स्फेयर, डी आई हॉलो स्फेयर, सही लिखा हो क्या? डी आई डी आई डी आई, हॉलो स्फेयर के ऊपर हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर के ऊपर हॉलो स्फेयर, सही लिखा हूं। कैसा हॉलो स्फेयर? जनरल ना, तो जनरल किसे कहते हैं वो भी जान लो। जनरल कहते किसे हैं? रेडियस इसका कितना है, लेकिन कितना रेडियस का लिए हैं, और थिकनेस कितना है? आर पे डीएक्स नहीं, आर पे डीआर होता है। सो रेडियस कितना है इसका? इस हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना है और उसका थिकनेस कितना है? और ऐसे केस में वॉल्यूम वाला लेना पड़ता होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वॉल्यूम वाला है। डिस्क वाला कैसा होता है? सरफेस वाला। और रिंग वाला लेंथ वाला, रॉड वाला लेंथ वाला, स्क्वायर प्लेट वाला सरफेस वाला, एरिया वाला, क्यूब वाला वॉल्यूम वाला ना। तो लिखे, सही लिखा हूं? देखिए यूज आ गया कि नहीं? ये 2/3 यदि आप बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे डेमो दिए और सब 2/3 छोड़ दिए। वो कहते हैं कि इनर्शिया इज आईटी में आया हुआ ही दिए हुए, सो सब लिख दिए, 2/3 छोड़ दिए हैं। उनके दिमाग में था mr² इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ठीक है, mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन यहाँ पे जो हॉलो स्फीयर लिए हैं वो तो वाला नहीं है ना, वो तो वो वाला है जो आपको इंटीग्रेट करके जो आता है वो वाला लिखना हुआ। तो समझ में आना क्यों 2/3 लिखा हूं। ये पॉइंट मास तो है नहीं कि डीएमआर इसका लिखना है, ये डी पॉइंट मास है, ये वाला। तो 2/3 बाहर ले ले, डीएम लिखे, डीएम बताइए क्या लिखूं, बताइए। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, इससे पहले कि एम की बात करें, इसको रो की बात कर लेते हैं ना। रो इज यूनिफॉर्म, तो मैं रो की टर्म इसलिए लिख देता हूं ताकि दोबारा फिर से ना बताऊं, बल्कि कह दूं कि भाई ये क्या है ना। तो लिख दूं क्या यहीं पे, रो लिख देता हूं। देखिए रो क्या है बताइए? टोटल मास बाई, सही है। ये वाला आप लोग रख लीजिएगा यहां पे। सो रो इंटू 4πr² dr, ये समझ में आ रहा क्या लिख दिया है? मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, बल्कि यहां पे थोड़ा और लिख सकता था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर? नॉट कंप्लीट वॉल्यूम, मैटर वाला वॉल्यूम, पूरा कंप्लीट वॉल्यूम कौन सा वाला? मैटर वाला है। तो मैटर वाला कितना वॉल्यूम? एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना, थिकनेस कितना, तो वॉल्यूम हुआ ना। तो ये है ना वॉल्यूम। ये आप लोगों को समझ में आया? आपको पता है मैं ये वाला क्यों लिखा हूं? इसलिए लिखा हूं कि ताकि मैं आपको बताना चाहता था कि रो को मैं 1000 तरीके से बदल दूंगा, रेडियली वेरिएबल डेंसिटी, तो कोई नया तरीका नहीं, यही वाला होगा। ये दिख रहा है जिस तरह से मैं डिस्क का करवा चुका हूं आपको। इनटू फ्रॉम वेयर टू वेयर, जल्दी से रो को तुम रख लो, फिलहाल के लिए ये वाला तुम रख लो और निकालो, तुम यही मिला करो।
अब लोग आ गया, 2/5 आ गया। तो आप देखेंगे इसके वैल्यू आएगा 2/5 mr² ना। लेकिन यदि यदि मैं ये कह देता कि नहीं रो मैं अलग से दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सोच है, ये जो तरीका है, जो एक जनरल लिए हैं एलिमेंट फॉर्म और इसको इंटीग्रेट किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बदल जाने वाला है, ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा। तो बदल देते हैं ना, देखते हैं कि आप इसको बता पाते हैं। यदि मान लो इसको मैं दे दीजिए कि ऐसा है भाई कि रो ऐसा है, रो बराबर रो नॉट r/r है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। कितने लोग बता सकते हैं कि यदि मास m है ना, वेरिएशन है और मास m है, तो इसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि यूनिफॉर्म वाले का होगा? यदि इसका भी मास m है, सॉलिड स्फीयर, और इसका तो है ही यूनिफॉर्म, और इसका भी मास m है, रेडियस r है, तो इसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि उसका ज्यादा होगा? हाँ, ये वाला ज्यादा होगा? हाँ, उसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। क्यों, समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूं, इसका ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसका दूर मास ज्यादा है, इसका मास जो दूर है वो ज्यादा है। कैसे मालूम? इंक्रीज कर रहा है, देखिए आर के साथ क्या हो रहा है, तो जो ज्यादा दूर है वो मास अब पास में, और यहां पे उल्टा है, यहां पे पास में ज्यादा है। कैसे मालूम? 0, यही ना आर है, ये सेंटर से आर है ना। ये मैं कैसा वेरिएशन दिया हूं आप लोगों को? रेडियल वेरिएशन कहते, क्या कहते इसे? एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल वेरिएशन आर, चारों तरफ। इसे कैसा वेरिएशन कहते हैं? रेडियल वेरिएशन। एक्स वाई वेरिएशन ये कैसा? रेडियल। तो रेडियली चार्ज वेरिएबल और मास वेरिएबल ऐसे सब होता है, करंट वेरिएबल ऐसे, हीट ट्रांसफर वेरिएबल, सो स्पेसिफिक हीट वेरिएशन रेडियली। आर समझ में आ रहा ना? आर तो एक अच्छा ऐसे करना ऑब्जेक्टिव है नहीं, और निकालना सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? थोड़ा बहुत सोच सोच के एक आध दो लाइन लिख के करना, तो एक आध दो लाइन लिखने से तो आएगा नहीं है, तो निकालना सब्जेक्टिव है और इनइक्वालिटी बताना ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम एक ठो कर दें आप लोग, फटाक से कर दीजिए एक ठो, ये भी लिख लेना ये वाला। और सुनो, अभी तो मैं थोड़ा ठीक ठाक वो मैं लिखा हूं जो इरोडो में दिया होगा, वो मैं दिया हूं जो रेसनिक में दिया होगा, किताबों में दिया होगा, एग्जाम में आईटी में आ चुका है, वो मैं दिया हूं। लेकिन साइंस के नाम पे जरूरत ये है जानने की कि रेडियल वेरिएशन में कुछ भी दे दूं, इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यदि इसको रखने पे नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा वो। यदि यहां पे रखने पे नहीं आएगा तो अब वो नहीं आएगा, फिर दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा उसको। रीजन, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन मैथ नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें। लेकिन तरीका इसके अलावा नहीं होगा। फिर यदि रेडियल वेरिएशन दे दूं तो करिए, कर लिए, फटाक से रखिए, करना तो कुछ है नहीं। आपको ये भी सिखा ही रहा हूं कि कैसे आप ये देखिए कि किस तरीके से चीजें सेम होती हैं, है ना। अब इसका यूज कहां कहां होगा पता है? पूरे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न पूरा भरा होगा इसी तरह की बातों को लेके, कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, ऐसे एलिमेंट ले रहे होंगे। तो आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से 11th पढ़ने से 12th में कितना फायदा होता होगा। बहुत सारे बच्चे सीधा 12th में आते हैं।
कितना आ रहा है? इसे बताइए कितना आ रहा है? आई बराबर 4/9 पाई रो नॉट आर के पावर 5। अच्छा ये बताओ कि आर के पावर डायमेंशनली करेक्शन चेक कर तो कर ही सकते होंगे, रो के साथ जरूर क्या आना चाहिए? एक तो ऑप्शन कौन सा वाला दिया होगा? रो के साथ क्या भी दिया रहता है? आर स्क्वायर भी। तो कई लोगों के दिमाग में क्या होता है, कम से कम आर स्क्वायर तो रहता ही है। हाँ, तो आर स्क्वायर किसके साथ रहता है? केजी के साथ, मास के साथ रहता है। सिग्मा के साथ क्या रहता है? सिग्मा के साथ आर क्यूब, आर टू दी पावर 4। सिग्मा मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर, और ऊपर आपको चाहिए मीटर स्क्वायर, तो पावर 4 करोगे तब ना मिलेगा। लेमडा के साथ आर क्यूब, लेमडा के साथ आर क्यूब। क्यों आर क्यूब? क्योंकि लेमडा में ही क्या रहता है? केजी पर मीटर। क्या रहता है? केजी पर मीटर। तो नीचे मीटर, तो ऊपर मीटर क्यूब करोगे तब ना मीटर स्क्वायर मिलेगा यार। क्लियर? ये कैसे 5 आ गया, सोच में थोड़ा समझ में आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, इमेजिन करिए, हाँ यदि मैं कह दूं कैसा है, इसको फिर से सुनो, नया सेंटेंस सुनो तो इसके बारे में थोड़ा और घातक बनाने जा रहा हूं। लिखो मत, बस सुन लो। A solid sphere of mass m and radius r having linearly increasing density from 0 to having linearly increasing density from 0 to maximum on surface started from center। मतलब मैं ये दे नहीं रहा हूं ना, ये दे नहीं रहा हूं, मैं ये बस कह रहा हूं कि डेंसिटी उसकी क्या है? लीनियरली इंक्रीज करती है, कर रही है रेडियली फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, लीनियरली। मास एम दे रहा हूं, रेडियस आर दे रहा हूं, और कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें करना होगा कि तुम्हें अपने से लिखना होगा ये, और लास्ट में आएगा नहीं। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोग? क्या मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन को और कठिन कहते हैं। दे देना तो आसान है ना, तब तो आप रख लेंगे वहीं पे और हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैं बोल रहा हूं तो और कठिन लग रहा है, क्योंकि आपको और ज्यादा सोचना होगा, करना होगा। क्योंकि मैं इसी को कह रहा था, बताना जरूरी था। मैं ये नहीं कह सकता था कि इंक्रीजिंग डेंसिटी है, उसका पैटर्न नहीं बताया तो फिर बताया, उसका आंसर बताया नहीं जा सकता। यूनिफॉर्म का बताया जा सकता है, कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर यूनिफॉर्म का। तो यदि मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं चलिए इसका निकालिए और मास एम है, और ऑप्शन में ये सब नहीं दिया है, किसके टर्म में दिया है, तो बता दीजिए जरा हमको तो। हाँ, 4/9, 4/9 आ रहा है। तो सही किए हो तुम लोग। क्या करना है मालूम है ना? आपको मास निकालना होगा। मास निकाले हो तो 4/9 नहीं आ रहा, सीधा पाई नहीं रहेगा। तुम लोग मास निकाल रहे हो कि नहीं, बताओ? निकाले हो मास? हाँ, तो मैं लिख दे रहा हूं तुम लोग को सही मान के लिखने जा रहा हूं मैं। अब देखिए, इमेजिन करिए कि इस वाले स्फीयर के लिए यदि आप लोग 2/5 याद किए रहते तो गलत तो हो ही जाता यार, है ना? सही तो रहता नहीं, क्योंकि ये है। क्लियर हुआ? यदि अच्छा मैं आपसे ये कह कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा है, थोड़ा बदलता हूं, देखता हूं कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। हम लोग हॉलो पढ़ लिए, हालांकि हम लोग तो वेरिएबल तक पढ़ लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि थिन पढ़ लिए, थिन हॉलो स्फीयर पढ़ लिए, और सॉलिड पढ़ लिए, थिक पढ़ते हैं। देखता हूं कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। हाँ, चलिए बताइए।
R1 R2 मास सेम। हाँ तो मास सेम है, ध्यान रखिएगा। हाँ बताइए क्या लिमिट चेंज कर दें? क्या करें बताइए? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फ्रॉम R1 टू, लेकिन रो आप केवल वो नहीं लिख सकते थे जो लिखे हुए हैं। रो को क्या लिखना होगा बताएं? आप लोग बताएंगे? बताइए रो क्या लिखूं, बताइए। सही है, तो लिख लो फटाक से इसको भी लिख लो, पहुंच जाओ, अंत तक पहुंच भी जाओ। एलिमेंट दिखा नहीं रहा हूं ना, एलिमेंट ले लीजिएगा आप लोग। एलिमेंट देखिए वही लेना था, चलाने वाला जो रेंज था फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो अलग लग रहा है, तो ये समझना है आपको। तुम लोग सॉलिड स्फीयर को घर पे डिस्क की तरह काट के भी लेके आना है ना, करके देखना इंटरेस्ट के लिए कि क्या ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ना कि हम लोग हॉलो स्फीयर लेके बनाए और आ तो गया ठीक है, क्या डिस्क से ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता होगा। कई लोग तो मान के चल रहे हैं कि जब आता ही है तब क्यों करें, आता ही होगा। तो ये दिक्कत हो सकती थी आप लोगों की, ये वाला रख लिया आप लोग। यहाँ पे रो केवल ये नहीं रखना है, m/4/3 पाई आर क्यूब नहीं रखना है, वो तो सॉलिड के लिए था, तो आप ये वाला रखें। अच्छा हाँ, कांस्टेंट है, कोई दो राय नहीं है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट यही होगा फ्रॉम दिस टू दैट। तो आप लोग रख के निकाले, आ गया, चलिए ठीक। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंतिम दौर में हैं, क्योंकि अभी हम लोग आज ही पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हो सकता है कि आज न भी पढ़े, पैरेलल तो कल पढ़ लेंगे, और कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। 4 क्लास हो ही गया, कितना क्लास हो गया? 6 क्लास, 4 क्लास हुआ होगा, तो खत्म हो जाएगा। फिर बाकी में टाइम देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया लग ही गया होगा। तो ये देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, perpendicular axis theorem applicable for 2D या प्लानर और लैमिना शीट like structure only
बहुत पहला कंडीशन है, प्रूफ में आ भी जाएगा। वैसे आपको ध्यान देना होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और किसके, केवल कैसे बॉडी के लिए लगता है, 2D बॉडी के लिए लगता है, या फिर प्लानर, तो प्लानर भी 2D ही होता है, लैमिना भी 2D होता है, 2D में ही अरेंजमेंट होता है, सीट भी 2D में ही होता है, प्लेन सीट नॉट कर्व। सो पहला कंडीशन है, यदि यदि 2D बॉडी है, 2D बॉडी ना हो, मतलब पूरा मास किस में अरेंज ना हो, 2D में अरेंज ना हो, इससे एक प्लेन से बाहर गया नहीं कि ये नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, थ्योरम में प्रूफ में आ जाएगा। लेकिन इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, है ना। प्रूव करते हैं, और इसका क्या मतलब है, इसका क्यों नाम पड़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखते हैं। ये देखो, ये दिखने भले नहीं लग रहा है, लेकिन 90 डिग्री है। ये भी कितना डिग्री है, 90, और ये भी कितना है, 90। ठीक है, जरूरत इस बात की है समझने की कि जो एक्स वाई आपको दिख रहा है, ये इसी शीट के 2D बॉडी के प्लेन में है, और जेड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना। ये उसका प्लेन है बॉडी का। करते क्या है, एक तो मास लेते हैं यहाँ पे, डीएम मास लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास, आप लोगों को याद है, मैं अक्सर जब कोई चैप्टर शुरू होता है, चाहे कोई चैप्टर का यूनिट शुरू होता है, चाहे यूनिट के अंदर सब यूनिट शुरू होता है कुछ भी, तो बताता हूँ, देखो भाई ये ऐसा ही है, और फार्मूला यही है, उसी को आप एक्सटेंड करिए, एलाबोरेट करिए, चाहे आप इंटीग्रेट करिए, उसको सम कर लीजिए, लेकिन फार्मूला अपना एक फंडामेंटल होता है ना। 12th में पढ़ेंगे Q1Q2/r², ना, कूलॉम्स लॉ। सेंटर ऑफ मास में भी पढ़े, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे Gm1m2/r², वेर m1 आर पॉइंट मासेस। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट मास का फार्मूला हमारे पास है तो बल्क बॉडी का नहीं निकाल सकते, पर ये तो है कि डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, पॉइंट मास का है। तो डीएम मास फार्मूला हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है डीएम इंटू आर, मास इंटू आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई, इसका मतलब ये लंबाई कितनी है, एक्स, और ये लंबाई कितनी है, लग नहीं रहा कि परपेंडिकुलर है, लेकिन आप ऐसे ही है, 3D टाइप का है, जेड भी है, जेड भी हमको दिखाना था इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो ये लंबाई कितनी है यार, ये, और ये कितना है, आई एक्स ना। पढ़ाया हूं आप लोगों को, यदि उसी प्लेन में डीएम एक्स वाले ही प्लेन में हो तो दूरी कितनी होती है, वाई वाली। सो डीएम वाई स्क्वायर, ठीक लिखा हूं, हाँ। उसी प्लेन में जितनी दूरी होगी वाई वाला, क्योंकि एक्स से दूरी लेना है, तो एक्स से दूरी लेंगे तो वाई आएगा, एक्स से दूरी कितना आएगा, वाई, इसका कितना वाई, इसका कितना वाई, इसका कितना वाई, इसका कितना वाई ना, वाई वाला। आई वाई बराबर डीएम इंटू, पढ़ाया था, बताया था। लेट अस एंजॉय द एडिशन ऑफ दिस टू, मतलब हम लोग दोनों को जोड़ के एंजॉय करते हैं ना, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं, कुछ हो सकता है मिल जाए। आई एक्स प्लस आई वाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जोड़ने में क्या जाता है। सो डीएम सही है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन जब एडिशन रहता है तो सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट है तो कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन का रूल है, ये पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। तो क्या हो गया ये,
अच्छा ये यही नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी मतलब, कहीं मतलब कहीं भी, हाँ। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये आर होने वाला है? ये जो जो किससे दूरी है, ये जेड से दूरी है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा टू 3D को 2D में बनाना पड़ रहा है, बॉडी 3D नहीं है, लेकिन जेड को दिखाने के चक्कर में पूरा सब कुछ दिखाना 3D है। तो ये हो गया, कितना है ये? dm इंटू आर स्क्वायर, ये क्या है? आई जेड है। तो प्रूव हो गया। सो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। अच्छा हाँ, यहां पे आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड है, रखना ये नहीं है कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड ही होता है। क्या ध्यान रखना वो सुनो, ये नहीं है ना, पता लगा कि एक्स और जेड इसी प्लेन में है और वाई बाहर है, तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई है। और इसका नाम क्यों पड़ा, जरा ध्यान से सुनना ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों नाम पड़ा। अब डिटेल जो रिजल्ट आ गया उसके बारे में बता रहा हूं। यदि सीट लाइक 2D प्लेन हो, सीट लाइक स्ट्रक्चर हो, लेमिना या 2D बॉडी हो, केवल 2D बॉडी हो, तो दो एक्सिस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लीजिए और उसी प्लेन में लीजिए। कहां लीजिए? जैसे मान लीजिए इसको 2D मान लेते हैं, है ना, और एक्स यहां और वाई यहां नहीं लेना है, इसी प्लेन में लेना है। अच्छा ये भी कंडीशन है कि इसी प्लेन पर लेना है, मतलब इस बॉडी पर लेना है, बॉडी से बाहर इसी प्लेन में। ये जो प्लेन है यहां पे एक्स ऐसे और वाई ऐसे ले सकते थे कि नहीं? ले सकते हैं। बाहर भी ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? यहां पे ले सकते हैं कि नहीं? यहां ले सकते हैं। और ऐसे ले सकते हैं कि नहीं कि एक्स ऐसे है और वाई ऐसे है? वो एक्स वाई दोनों किस में होना चाहिए? और इसमें भी नहीं, बल्कि किस में होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? और वो दोनों का बॉडी से पास करना कोई जरूरी नहीं है, उस प्लेन में बस होना चाहिए। तो दो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस लीजिए और उस 2D बॉडी के प्लेन में लीजिए। ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसका उन दोनों के का इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी में लाई करे, वो दोनों एक्सिस बॉडी में हो, कोई जरूरी नहीं है, बस प्लेन में हो। और यदि उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, किन दोनों के अबाउट, जो दो ठो एक्सिस लिए थे, और उनको जोड़े उनको, तो ये थर्ड के अबाउट देगा। किसके अबाउट? वो एक्सिस का नाम होगा, वो एक्सिस होगा कैसा? ऐसा एक्सिस होगा जो एक्स वाई के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और केवल इतना ही कहना सही नहीं है, नाम में भले ही बस इतना है, कहां से पास करेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट से। कहां से पास करेगा? क्योंकि मान लीजिए एक्स ऐसे ले लिए और वाई ऐसे ले लिए उसी प्लेन में, तो ऐसा नहीं है कि दोनों का निकाल के जोड़ेंगे तो इसके अबाउट आ जाएगा, इसी के अबाउट आएगा। जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो थर्ड एक्सिस के अबाउट होगा, जो इन दोनों की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और कहां से परपेंडिकुलर? मतलब ऐसे होगा। और कहां से पास करता हुआ होगा? यदि यहां पे लिए होंगे तो क्लियर हुआ? तो ये नाम क्यों पड़ा, समझ में आ गया? दो एक्सिस परपेंडिकुलर उसी प्लेन में, कोई भी दो एक्सिस, अब उनके अबाउट निकालेंगे, तो जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके अबाउट निकालेंगे, तो वो थर्ड के अबाउट देगा जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा परपेंडिकुलर। तो इसके सारे कंडीशन याद रहेगा आप लोगों को। और कंडीशन के नाम पे 2D बॉडी है और उसी प्लेन में दो एक्सिस है, परपेंडिकुलर 60 डिग्री भी नहीं, 60 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री पे एक्स वाई लेंगे तो एक्स के अबाउट निकाल सकते हैं कि नहीं? वाई के अबाउट निकाल सकते हैं कि नहीं? लेकिन दोनों को जोड़ने से जेड के अबाउट नहीं आएगा। कंडीशन पूरा याद रहेगा, लिख लीजिए। यहाँ पर डंडा निकाल दो, गिटार हो जाएगा क्या ये?
मैं ऐसे थोड़ा झटके में ऐसे लिख देता हूँ तो तुम लोग पूरा लिखते हो ना कि तुम लोग झटके में ऐसे लिख देते हो। अरे तुम लोग कई ठो सारे होते हैं, ये भी गिनते कट हो खींचे हैं ये। तो आप लोग इसको कैसे याद नहीं रखेंगे? आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड नहीं होता है, बल्कि वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस जो उस प्लेन में होता है। आई ए प्लस आई बी बराबर आई सी भी हो सकता है, आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस प्लेन में कौन से थे। ये नहीं, ये रटना नहीं है, ये नहीं रटना है कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड होता है, बल्कि पूरा डिटेल ध्यान रखना है कि क्या होता है, क्या है ये। I1 प्लस I2 बराबर I1 प्लस I2 बराबर I3 हो सकता है। ये है कि भाई वो क्या ले रहे हैं, बॉडी कैसी है, ऐसे समझ में आया? क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा डिले है। क्वेश्चन लिखिए। Find moment of inertia. Find moment of inertia. Find moment of inertia of ring, comma disc, comma hollow sphere and solid sphere. Find moment of inertia of a ring, comma disc, comma hollow sphere and solid sphere about their diameter. About their diameter. गलत है, क्योंकि हॉलो और सॉलिड के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, आपका क्या कौन सा सही है? रिंग और डिस्क वाला। मैं जानबूझ के दिया था, जो हड़बड़ाहट में तुम लोग नाटक करते हो। इतना खूब बताया कि 2D सॉलिड स्फीयर 2D होता है। करूं मैं? आप लोग देखिए, मैं एक तो कर देता हूं तो ज्यादा नहीं लगे। देखिए, ध्यान से सुनना। तो रेडियस आर है,
डायमीटर के अबाउट निकालना है ना, इसके अबाउट, इनके अबाउट डायमीटर के अबाउट। ये वाला तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये वाला निकालना है ना। बल्कि मैं ये कौन सा व्यू है मालूम है ना आप लोगों को? ऑब्लिक व्यू है। तो ये थोड़ा कम समझ में आता तो ठीक है, पूरा बड़ा वाला बना देता हूं। एक्स वाई, तो हमें कौन सा वाला मालूम है? जेड वाला मालूम है, पर निकालना कौन सा वाला है? एक्स वाला या कोई भी डायमीटर वाला। पूरा सिमेट्री लग रही है कि नहीं आप लोगों को? इतना तो आइडिया लगी रहोगा कि सिमेट्री है। यदि हम लोग ये मान लें, यदि हम लोग मान लें कि ये आई है, तो ये भी क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, कितने डायमीटर होते हैं इसके, और सबके अबाउट क्या है, आई है। क्लियर? क्या ये इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा? क्यों लगेगा? 2D बॉडी है। लेट आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई, सही है। और एक और है आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। अच्छा, जैसा मैं फोटो बनाया उसके अनुसार लिख रहा हूं। मैं एक्स जेड लिख देता तो आई वाला बराबर आई वाई लिख देता, लेकिन फोटो तो इसी वैसे जैसा बनाया हूं, उसी प्लेन में एक्स वाई लिया हूं, जेड उसके परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। तो लिखूंगा तब इसको क्या लिखूं? आई प्लस आई। बताओ ये हम लोग जानते हैं कि नहीं? कितना होता है ये? एम आर स्क्वायर। तो 2i बराबर, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई, इसको क्या माने थे आप? इसी को मैं कहा था कि आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत किए होंगे तो आया होगा, जो होम असाइनमेंट दिया था, और यहाँ पे ऐसे ही जल्दी में आ गया, जल्दी से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, सिमेट्री यूज करके। साइंस में तो साइंस में जितनी भी चीजें डिस्कवर हुई हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल सिमेट्री का है। मतलब यदि साइंस में इंटरेस्ट होगा, ये साइंस लिए हुए हैं तो, बस दिक्कत इंडिया में यही है कि सब जॉब ओरिएंटेड पढ़ते हैं। बस दिमाग में आता है कि आईटी कर लेंगे, पूछा जाता है क्यों कर लेंगे? खूब पैसा कमाना है, खूब नाम होगा। कैसा नॉलेज वाइज नहीं, पैसा कमा लेंगे तो नाम होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो पैसे से रिलेटेड रहता है। वो पैसा कमा लेंगे तो नाम होगा। नाम कोई और काम करने से नहीं, पैसा कमा लेने से। बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, मर्सिडीज में, फरारी में, मैक्लॉरेन जगुआर में घूमेंगे। वो देखो गाड़ी जा रही है कौन है बे? अरे फलनवा है। उसी खूब सीना चौड़ा करके बैठा था चारों तरफ। मैं तो अब तो हम लोग का स्टेटस इतना हो गया कि वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं जो बहुत धनी भी हैं, लेकिन बात इससे लगता है कि दो कौड़ी के हैं सब। पैसा तो ज्यादा होता है। सो आपको ऐसा नहीं बनना है कि नॉलेज ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से आप डिस्क निकाल दीजिए। एम आर स्क्वायर बाई 4, डिस्क ले लें इसको। डिस्क मतलब खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, डिस्क है। फिर से चीजें वही हैं। क्या ये ठीक लिखा हूं? अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होल्ड करेगा ना? क्यों करेगा? 2D है तो उसी प्लेन में मैं दो ठो लिया। अच्छा, मैं यहां एक ठो ले लेता और यहां लेता तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होल्ड नहीं करता? होल्ड करता, पर ये निकाल नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि इसको आई मानते तो इसको आई लिख नहीं पाते, और फिर ऐसे नहीं आ पाता। पकड़ रहे हो डिटेल पूरा? तो सिमेट्री का कैसे यूज करें देख ही रहे हैं। अच्छा, जैसा लिए हैं सेंटर से पास करता हुआ, तो ये इसका फायदा किस बात का हुआ? जितना आई एक्स है उतना ही आई है। ये ठीक है ना?
ये भी ठीक है, सही है। आइजेक क्लियर। तो डिस्क का अपने डायमीटर के अबाउट कितना होता है, m²/4। और इसको फिर से रट मत लेना, रट भी लेना, लेकिन पूरा कंडीशन ना, क्या क्या कंडीशन याद रखना है। थिन डिस्क हो, कैसा डिस्क हो, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास m हो, रेडियस r हो, तो अपने डायमीटर के अबाउट m²/4 होता है। ठीक हो तो, नॉन यूनिफॉर्म हो तो, यूनिफॉर्म होगा तब ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी। तो ये समझना होगा आपको। अच्छा वो वाला बताइए, हॉलो स्फीयर वाला। हॉलो स्फीयर जो तुम जानते हो 2/3m², वो डायमीटर होता है, ठीक है। रिंग वाला जो तुम जानते थे वो अपना एक्सिस डायमीटर नहीं होता। रिंग का अपना एक्सिस डायमीटर होता है, डिस्क का अपना एक्सिस डायमीटर होता है, पर हॉलो स्फीयर का अपना एक्सिस डायमीटर होता है, सॉलिड स्फीयर का अपना एक्सिस डायमीटर होता है। क्लियर हो रहा है। तो उसका अलग से लिख लीजिए उसमें। अच्छा उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा भी नहीं, और दूसरा जो तुम जानते हो वो क्या ही है, डायमीटर, तो लिख लो अलग से, उसमें नहीं लगेगा। ये नहीं कि उसमें भी कहे कि सर बहुत तेजी से किए हम, फटाफट वही, कुछ करना ही नहीं था। ये नाटक नहीं, उसमें नहीं लगेगा। आप लोगों को इससे ये भी आइडिया लग गया होगा कि कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन से, जो आप जल्दी में गलती भी कर दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, लिखो जल्दी से फटाक से। मास सेम है और ये प्लेट है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। हम चाहते हैं इसका आई एक्स बता दीजिए, और आई वाई बता दीजिए, और आई जेड बता दीजिए। जल्दी करिए। खलिए
चलिए मैं करता हूं, देखिए कितने तरीके हैं ध्यान से। यदि इधर देखो, यदि आई एक्स के अबाउट निकालना है तो छोटा सा रॉड या छोटा सा मास आप लेके चला सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होता कि आप ऐसे लेते। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनना, तो एक एक चीज एक्सप्लेनेशन तुम्हारा याद रखना, जानना और मेरे बताने में बहुत अंतर है। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। यहां पे मैं एक्स पे डीएक्स ले सकता हूं, फिलहाल मैं इस रॉड का मास डीएम लेता हूं और लिख लेता हूं, जरूरत पड़ेगा तो फिर एक्स पे डीएक्स वाला यूज करेंगे, कहीं और के लिए भी आपके लिए है। जरूरत पड़ेगा तो एक्स डीएक्स टाइप का कुछ लिखेंगे, नहीं तो हो सकता है आप लोग याद है देखे थे 2 जब हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का निकालना था तो पहले मैं लिखा था 2/3 डीएम हॉलो और आर स्क्वायर लिखा था। दिक्कत हो गई तो फिर लिखना पड़ा। क्यों दिक्कत हो गई थी? क्योंकि डी के अंदर एम था और वेरिएबल आर था, तो दिक्कत हो गई थी। यहां पे दिक्कत हो गई तो लिखेंगे, वहां पे दिक्कत हुई थी बताया नहीं था लेकिन दिक्कत थी और फिर लिखना पड़ा। यहां पे देखते हैं क्या होता है। क्या ये ठीक लिखा हूं? डी आई रॉड डी आई रॉड डी आई रॉड डी आई रॉड डी आई, कितने रॉड हैं? बन जाए डी आई रॉड कितने रॉड है? ऐसे ही चला जाता है। आप कहिए तो ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी को कर रहा था कि जरूरत पड़ेगा तो लिखते। एक्स पे डीएक्स ले लिए हैं। रॉड का मास कितना है? डीएम। और लेंथ कितना है? बी। अब बताओ इस रॉड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं? तो फार्मूला तो मालूम ही है आप लोगों को। कितना फार्मूला होता है यार रॉड का? रॉड का अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के वोट कितना होता है? ml²/12। सो एम l²/12। बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है? b²/12। वो तो बाहर आ जाएगा। हाँ, तो b²/12 तो क्या आ गया? और समेशन किसका हो गया? डीएम का। तो एक्स और डीएक्स लिखना जरूरी था। थोड़ी समेशन ऑफ डीएम 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 डीएम, तो आंसर आ गया, लिख लीजिए, हो गया। mb²/12। अब डिस्कशन का पार्ट ये है कि क्या एक्स पे डीएक्स और डीएम लिखते तो नहीं आता? करते और यही आता। क्या हम लोग ऐसे लेते, एक्स के वोट निकालने के लिए ऐसे लेते और रॉड को ऐसे चलाते तो नहीं आता? कठिन हो जाता और यही आता। लेकिन कठिन हो जाता है। घर पे आप कर भी सकते हैं और आप दिखा भी सकते हैं कि ऐसे किए हैं और आया है, लेकिन कठिन होता है। ये जानना और करना ये भी अच्छी बात है। आसान वाला जानना और वो आसान वाला करना एक बहुत अच्छी बात है। ये भी माना जाएगा कि आप बहुत मतलब आप और भी चीजें सीखने लगे। यदि जो आसान को समझ पाता है और जो आसान को नहीं समझ पाता है और कुछ भी लेके कर लेता है, तो करते तो दोनों है, वो ज्यादा अच्छा है। जो आसान भी समझता है कि क्या होता है, वो आईटी निकालता है। तो आपको ये समझना होगा। क्या वाई के बोट ऐसे ही करो वाई के बोट वाई कैसे सोचोगे कि कौन सा लेना है? जब वाई के अबाउट निकालना तो ऐसा रॉड लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करे। ये जब एक्स के अबाउट निकालना हो तो रॉड कैसा ले लो? ऐसा बिहेव करे। रॉड ऐसा लो कि जिसके अबाउट निकालना है वो कैसा बिहेव करे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्योंकि वाई के अबाउट निकालना है तो क्या ये लेना ठीक है ऐसे? हाँ, यदि आप ऐसे लिखेंगे तो क्या आने वाला है? ma²/12। सही है। क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होल्ड करता है क्या इस पे? क्यों होल्ड करेगा? हाँ, सो ma²/12 प्लस mb² बराबर IZ। व्हाट इज IZ? ma² प्लस
b²/12। समझ में आ रहा आप लोगों को? बड़ा से स्टेटमेंट सुनो अब तक का सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूनिवर्सल एक्सटेंशन। ध्यान सुना तो, जब किसी बॉडी को ऐसे खींच दें कि उसका अदर डायमेंशन ना बदले, बाकी वही डायमेंशन रहे, ये वाला, और इसको खींच दें ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस जिसके लॉन्ग खींचते हैं उसके पैरेलल कितने लाइन होते होंगे? और किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने वाला नहीं है, जो पहले था वही रहेगा। ये नहीं कर सबके अबाउट सेम रहेगा, पर जो रहेगा वही वाला रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में? मैं कह रहा हूं कि इसको मान लीजिए इसके अबाउट कुछ है तो खींच देंगे तो वही रहेगा, इसके अबाउट कुछ दूसरा होगा, इसके अबाउट कुछ दूसरा होगा तो खींच देंगे तो जो दूसरा रहेगा वो बदलने वाला नहीं, वही वाला रहेगा। तो पैरेलल लाइन के अबाउट जिस एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करते हैं विदाउट चेंजिंग अदर डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अलोंग अदर डायमेंशंस, तो बदलता नहीं है। यदि इसको ध्यान रखें, ये इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं है कि 1D 2D 3D सबके लिए। तो इसको सोच रहे तब इसको नए ढंग से सोचते हैं। जो ये था, एक काम करते हैं, ये जो रॉड ऐसे ऐसे है, चाहे इसको मैट मान लीजिए चटाई, तो इसको लपेट दें ऐसे, तो लपेट देंगे तो रॉड बन जाएगा। ये चटाई को लपेटते हो तो रॉड बनता होगा, मारपीट भी की होगी लपेट के। यूपी कॉलेज तो हम लोग खूब किए हैं, धोती कुर्ता पहन के संध्या होती थी, शाम को जाते थे। 2 साल धोती कुर्ता पहना हूं मैं, शाम को पंचपात्री और सब लेके यूपी कॉलेज में। तो जो चटाई और पंचपात्री था वो पूजा के कम काम आता था, लड़ाई के ज्यादा। ले धपा थप मारने लगे, कहीं कुछ मिलता तो था नहीं, वही वो लपेट के मारते थे। यदि आप इसको लपेट देंगे तो रॉड बन जाएगा। कितने लेंथ का रॉड बनेगा? और किसके अबाउट निकालना है? मास तो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं ना कि ऐसे लपेट देते हो तो भारी हो जाता होगा, तो हल्का हो जाता होगा। तो मास कितना है? m, और लेंथ कितना है? b, और किसके अबाउट बताना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कितना होना चाहिए? यह भी ठीक है। देखिए, सो आप किसी के अलोंग एक्सटेंड कर दीजिए चाहे कंप्रेस कर दीजिए, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया न उसके अलोंग बदलता है न उसके पैरेलल के अलोंग बदलता है। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? अच्छा, इसको मैं खींच के 2a कर दूं तो भी x के अबाउट कितना होगा? ऐसे लपेट के ऐसे कर दें तो क्लियर। पर और के अबाउट बदल जाएगा, पैरेलल वाला छोड़ के बाकी y z के अबाउट कुल बदल जाएगा। केवल किसके अबाउट नहीं बदलता? कौन सा पैरेलल? जिसके अबाउट खींचते हैं। क्यों नहीं बदलता? क्वेश्चन अब ये उठता है। नहीं बताना होगा क्यों नहीं करता है, डिपेंड। इसलिए नहीं करता क्योंकि जब आप जितना हाइट पे मास, देखिए एग्जांपल लीजिए, जब आप ऐसे करते हैं तो जो जितनी दूरी मास की है वो इकट्ठा एक जगह आ जाता होगा, पर दूरी तो नहीं बदलती होगी ना। अरे ऐसे कर दिए तो जो जहां जहां मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, पर एक से दूरी थोड़ी बदल गई उसकी। क्लियर हो रहा है क्या? कि दूरी नहीं बदल गई, एक जगह डेंसिटी ज्यादा हो गया होगा, लेकिन वो जो मास इकट्ठा एक जगह हो रहा होगा वो एक से दूरी, हाँ, y से बदल रहा होगा, z से बदल रहा होगा। तो ये है। क्लियर हुआ? तो तब इसी तरह से y के अबाउट बताने के लिए क्या करना होगा? ऐसे लपेट दीजिए तो कितना लंबा रॉड बन जाएगा? हाँ, और किसके अबाउट बताना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, y के अबाउट। तो मास वही है ना? तो कितना होना चाहिए? सही है। लेकिन आप जेड के अबाउट ऐसे लपेटने वाला नाटक नहीं चलेगा। ये नहीं कि ऐसे करके पॉइंट मत बना दिए। तो जब ऐसे कर रहे होंगे तो किसके अबाउट बदल रहा होगा? जेड के अबाउट। इसके अबाउट नहीं बदल रहा होगा ना। समझ में आया? चलिए फिर आगे पढ़ेंगे।